नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत में हमने इससे पहले आपकी 6 क्लास पढ़ चुके हैं और 6 क्लासों में हमने सबसे पहले पढ़ा था इस्लाम धर्म का उदय। ठीक है, इस्लाम धर्म का उदय के बाद इस्लाम धर्म के उदय में ही हमने मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण और मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद महमूद गजनबी का आक्रमण, महमूद गजनबी के 17 बार आक्रमण हुए भारत पर। और महमूद गजनबी के 17 बार आक्रमण के बाद मोहम्मद गोरी के आक्रमण, मोहम्मद गोरी के बाद फिर हमने गुलाम वंश पढ़ा। गुलाम वंश के बाद हमने पढ़ा था खिलजी वंश। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है उससे अगला वंश तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो अगला वंश आता है आपका तुगलक वंश है। और लेकिन हम तुगलक वंश से पढ़ने से पहले 2 छोटे छोटे शासक रह गए थे आपके खिलजी वंश के, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। खिलजी वंश के जो अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो शासक बने थे, उनका पुत्र का नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी 1316 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना, क्योंकि 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो चुकी थी और उन्हीं के बाद उनका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी दिल्ली का शासक बना, जिसने 4 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक ये शासक रहा। और देखिए, इसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। इस प्रकार आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का प्रथम खलीफा कौन था, भारत का प्रथम या अंतिम खलीफा कौन था। तो भारत के प्रथम और अंतिम खलीफा थे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, क्योंकि इन्होंने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। ठीक है, इसके बाद एक इतिहासकार हैं आपके बर्नी, एक इतिहासकार रहे हैं बर्नी के अनुसार, बर्नी ने इनके बारे में बताया, अपनी पुस्तकों में लिखा। उन्होंने कहा कि ये अपने दरबार में नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद किया करते थे। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को नग्न स्त्री और पुरुषों की संगत पसंद थी। ठीक है, और उन्हीं का कहना है कि ये कभी कभी अपने दरबार में नग्न होकर दौड़ा करते थे या कभी कभी स्त्रियों के वस्त्र धारण करके दरबार में आया करते थे। ठीक है, इसके बाद एक दूसरा इन्हीं का सेनापति था जिनका नाम था मुबारक हसन। मुबारक हसन कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का सेनापति था। ठीक है, और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का मुबारक हसन के साथ काफ़ी लगाव था, बहुत ज़्यादा मेल था। ठीक है, और इसने इसको खुसरो खां की उपाधि प्रदान की थी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने खुसरो खां की उपाधि दी थी मुबारक हसन को। ठीक है, और ये इसके साथ जो है ना, इसके साथ में शारीरिक संबंध भी था। ठीक है, इसीलिए ये इससे परेशान आकर मुबारक हसन ने, जिसको इसने खुसरो खां की उपाधि प्रदान की थी, तो खुसरो खां ने एक व्यक्ति था जहरिया नामक व्यक्ति के साथ मिलकर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी। ठीक है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की हत्या उसी के सेनापति मुबारक हसन या खुसरो खां ने जहरिया नामक व्यक्ति के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और इसके बाद स्वयं शासक बना। अब देखिए, मुबारक हसन जब शासक बना, ये शासक बनने से पहले या शुरुआत में, अपने शुरुआती जीवन में एक हिंदू था। ठीक है, ये एक हिंदू था और इसने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है, और इसका नाम रखा गया था मुबारक हसन, और मुबारक हसन को ही कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने खुसरो खां की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, तो ये एक हिंदू था पहले, बाद में इस्लाम धर्म इसने ग्रहण कर लिया था। ठीक है, तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह या मुबारक हसन 1320 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना। और जब ये शासक बना तो उसी वक्त एक संत हुआ करते थे। ठीक है, संत निजामुद्दीन ओहलिया थे। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, संत निजामुद्दीन ओलिया। संत निजामुद्दीन ओलिया को ऐसा कहा जाता है कि 10 लाख टका देकर नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था। ठीक है, तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह को निजामुद्दीन ओलिया या संत निजामुद्दीन ओलिया का भी आशीर्वाद प्राप्त था। इसके बाद नासिरुद्दीन खुसरो शाह जब 1320 ईस्वी में शासक बना तो इसके शत्रुओं ने इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है का नारा दिया। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है आपसे कि इस्लाम का शत्रु या इस्लाम खतरे में है का नारा, ठीक है,
किसके विरुद्ध दिया गया था, तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह के, क्योंकि ये पहले हिंदू था, ठीक है, मुस्लिम बनने से पहले ये हिंदू था। इसके बाद इसी के समय एक राज्यपाल हुआ करता था दीपालपुर का, जिसका नाम था गाजी मलिक तुगलक। गाजी मलिक तुगलक ने दिल्ली पर आक्रमण करके एक युद्ध में, ठीक है, नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर दी, और इसकी हत्या करने के बाद इसने गयाजुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा, ठीक है। तो ये था आपका छोटा सा जो खिलजी वंश का रह गया था आपका। अब बात करेंगे हम तुगलक वंश की। देखिए, तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत के सभी वंशों में सबसे बड़ा वंश था, यानी कि सबसे अधिक समय तक इसने शासन किया। कब से कब तक क्या इसने किया? 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक, यानी कि लगभग 84 सालों तक तुगलक वंश ने शासन किया। देखिए, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश हुए, गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश हुआ, खिलजी के बाद तुगलक वंश हुआ, तुगलक वंश के बाद में सैयद वंश आएगा, सैयद के बाद में लोधी वंश आएगा। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ये आपके वंश थे, और इन्हीं सभी वंशों में, ठीक है, सबसे बड़ा जो वंश रहा वो रहा तुगलक वंश। तुगलक वंश ने लगभग 84 वर्षों तक शासन किया, ठीक है। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सबसे कम शासन कौन से वंश ने किया, तो खिलजी वंश ने। खिलजी वंश लगभग आपका 30 वर्षों तक उसने शासन किया। तो सबसे छोटा जो कार्यकाल रहा खिलजी वंश का, और सबसे बड़ा जो कार्यकाल रहा तुगलक वंश का 84 वर्षों तक, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं तुगलक वंश की। तुगलक वंश के जो संस्थापक थे वे थे गयाजुद्दीन तुगलक। गयाजुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक थे, क्योंकि इन्होंने नासिरुद्दीन खुसरो शाह को मारकर तुगलक वंश की स्थापना की। तो 1320 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठे, ठीक है, और इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की। देखिए, गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का ये पहला सुल्तान था, ये पहला शासक था जिसने गाजी की उपाधि धारण की। अब गाजी किसे कहते हैं? गाजी कहते हैं जो गैर मुस्लिमों को मारकर इस्लाम धर्म की स्थापना करे, या गैर मुस्लिमों को मारता है, ठीक है, या काफिरों का जो नाश करता है, उसी को कहा जाता है गाजी, ठीक है। काफिर उसे कहा जाता है जो गैर मुस्लिम है, उन सबको काफिर कहा जाता है, और काफिरों का नाश करने वाले को गाजी कहा जाता है, ठीक है। तो गाजी की उपाधि धारण करने वाला गयाजुद्दीन तुगलक था, जो प्रथम सुल्तान था, ठीक है। इसके बाद नहरों का निर्माण करवाने वाला भी गयाजुद्दीन तुगलक प्रथम सुल्तान था। देखिए, क्वेश्चन आता है यहाँ से कि नहरों का जाल भारत में सबसे ज़्यादा किसने बिछाया, तो वो आएंगे आपके फिरोज शाह तुगलक। लेकिन यहाँ से पूछा जाता है कि नहरों का निर्माण प्रारंभ करवाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, तो गयाजुद्दीन तुगलक। इसी ने सबसे पहले नहरों के निर्माण का प्रारंभ करवाया, नहरों की निर्माण कराने की शुरुआत कराई थी, ठीक है। इसके बाद 1325 ईस्वी में जब गयाजुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान पर गया, बंगाल में एक विद्रोह हो गया था, उस विद्रोह को दबाने के लिए गयाजुद्दीन तुगलक गया, ठीक है। तो जब ये बंगाल में ही था, उस वक्त बंगाल अभियान के दौरान इसने संत निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया। अब संत निजामुद्दीन औलिया को इसने दिल्ली छोड़ने का आदेश क्यों दिया? मैंने आपको पीछे ही बताया है कि नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने लगभग 10 लाख टका इसको उपहार स्वरूप दिया था, ठीक है। तो इसी धन को, और ये धन दिया गया था सरकारी खजाने से, यानी कि दिल्ली के खजाने से दिया गया था, ठीक है। तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह के द्वारा दिए गए संत निजामुद्दीन औलिया को लगभग 10 लाख टका जो दिया गया था उपहार स्वरूप, उसको वापस करने की मांग किसने की? गयाजुद्दीन तुगलक ने। गयाजुद्दीन तुगलक ने कहा कि 10 लाख टका जो आपको दिए गए थे उनको वापस करो, ठीक है। लेकिन संत निजामुद्दीन औलिया ने उन पैसों को वापस करने से मना कर दिया, जिस कारण दोनों में विवाद शुरू हो गया, ठीक है। जब 1325 ईस्वी में गयाजुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान पर गया था, तो उसने वहीं से इसको सूचना दी कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले आप दिल्ली छोड़ दीजिए, या आपको दिल्ली छोड़नी होगी, नहीं तो आकर आपकी हत्या करा दूंगा। जिस कारण संत निजामुद्दीन औलिया ने इन पर कहा, एक यहाँ से कथन पूछा जाता है कि हजूर दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। ये कथन किसने कहा था? तो संत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, ठीक है। तो जब बंगाल अभियान को दबाने के बाद, बंगाल विद्रोह को दबाने के बाद 1325 ईस्वी में बंगाल से वापस आ रहे थे, तो इन्हीं के पुत्र थे एक जूना खां, जिनका नाम था जूना खां, जो आगे चलकर शासक बनेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, ठीक है। जूना खां ने एक लकड़ी का महल बनवाया, ठीक है, और 1325 ईस्वी में इस लकड़ी के महल में ही हाथियों की प्रतियोगिता हो रही थी, और वहीं पर सुल्तान को ठहराया गया, ठीक है। जिस कारण ये कहा जाता है कि हाथियों की दौड़ के कारण या हाथियों की दहल के कारण वह लकड़ी का महल गिर गया, और उस महल में दबकर गयाजुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई, ठीक है। इसके बाद अगले जो शासक बनेंगे मोहम्मद बिन तुगलक बनेंगे, वे 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक, ठीक है। काफ़ी लंबा शासनकाल रहा इनका, ठीक है।
और देखिए मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तानों में, दिल्ली में जितने भी सुल्तान थे उन सभी सुल्तानों में, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सबसे अधिक पढ़ा लिखा और विद्वान शासक था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सभी सुल्तानों में सबसे पढ़ा लिखा और विद्वान शासक था। ठीक है, अब इसका मूल नाम क्या था? जूना खां, जो मैंने पीछे बताया आपको कि जूना खां इसका वास्तविक नाम था। ठीक है, और इसने उलूग खां की उपाधि धारण की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने उलूग खां की उपाधि धारण की तथा यह सबसे विद्वान और पढ़ा लिखा शासक था। ठीक है, इसके बाद इसने कुछ कार्य किए। ठीक है, अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में जितने भी कार्य किए वे सभी कार्य असफल रहे, इसी कारण इसको विद्वान मूर्ख शासक भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए दिल्ली से इसने अपनी राजधानी देवगिरी स्थानांतरित की। सबसे पहला कार्य किया मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और उसका नाम दौलताबाद, ठीक है, जिसका नाम अभी फिलहाल वर्तमान में दौलताबाद है। ठीक है, तो देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया और इसका नाम, देवगिरी का नाम इसने कुतुबुल इस्लाम रखा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया तथा देवगिरी का नाम कुतुबुल इस्लाम रखा, जिसका अब फिलहाल वर्तमान में नाम दौलताबाद है। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे ये सफल नहीं हो पाया और वहाँ भी काफ़ी लोग परेशान थे तथा एक महामारी आने के कारण, ठीक है, वहाँ से फिर से वापस अपने लोगों को जो है इसने दिल्ली को राजधानी बना दिया और लोगों को आदेश दिया कि फिर से वापस दिल्ली चलें। ठीक है, इसके बाद इसी ने, देखिए पहला यही ऐसा शासक था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया। मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था। दिल्ली शासकों में यह पहला शासक था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया, लेकिन पूरी तरह से नहीं रोक पाया। ठीक है, लेकिन इसने प्रयास किया था। पूरी तरह से जो प्रतिबंधित करेंगे आपके, वे करेंगे फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इसके बाद 1351 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखो इन्होंने जितने भी अपने शासनकाल में कार्य किए वे सभी कार्य असफल रहे, इसी के लिए इन्हें विद्वान मूर्ख शासक भी कहा जाता है। ठीक है, एक इतिहासकार मैंने आपको पीछे बताया कि बर्नी ने ही जब ये मरे, इनकी मृत्यु हुई आपकी 1351 ईस्वी में, तो इस पर एक कथन कहा था कि राजा को अपनी जनता से और जनता को अपने राजा से मुक्ति मिल गई। ठीक है, जनता को अपने राजा से और राजा को जनता से मुक्ति मिल गई, क्योंकि ये जितने भी कार्य करता था सभी कार्य असफल रहे इनके। ठीक है, इसके बाद इस वंश के अंतर्गत, तुगलक वंश के अंतर्गत जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका शासक था वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक दिल्ली का शासक रहा। ठीक है, और इसने अपने शासनकाल में बहुत सारे कार्य किए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक आपका मोहम्मद बिन तुगलक का पुत्र था। ठीक है, और 1351 ईस्वी में ये शासक बना। ठीक है, और इसी को देखिए एक इतिहासकार हैं, अंग्रेज इतिहासकार हैं जिनका नाम है एल्फिंस्टीन। इतिहासकार ने इन्हें दिल्ली सल्तनत का अकबर और औरंगजेब कहा। क्यों, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? देखिए एल्फिंस्टीन ने फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर और औरंगजेब कहा, क्योंकि राजनीति में ये अकबर के समान था। अकबर की तरह कार्य किए इसने, राजनीतिक कार्य, और ये धार्मिक रूप से कट्टर था किसकी तरह? औरंगजेब की तरह। ठीक है, तो इसलिए औरंगजेब और अकबर दोनों का मिश्रण कहा जाता है इसको। ठीक है, इसने क्या किया देखिए, इसके कार्य पढ़ लेते हैं पहले। इसने 6 शहरों की स्थापना की, यानी कि 6 शहर भारत में बसाए जो आज भी हैं। एक शहर बसाया था फिरोजा हरियाणा में, जिसका वर्तमान में नाम हिसार है। ठीक है, एक शहर बसाया पंजाब में फिरोजपुर, जो वर्तमान में भी है, पंजाब में है फिरोजपुर। इसके बाद हरियाणा में ही एक दूसरा शहर बसाया था इन्होंने, फतेहाबाद। इसके बाद एक आपका शहर दिल्ली में बसाया, फिरोज शाह कोटला के नाम से दिल्ली में ही एक शहर की स्थापना की थी, एक क्षेत्र की स्थापना की थी। इसके बाद फिरोजाबाद जो यूपी में है, जिसे कांच नगरी भी कहा जाता है, जहाँ पर कांच के बर्तन बनते हैं, उसी को कहते हैं फिरोजाबाद। ठीक है, चूड़ियों का नगर भी कहा जाता है इसको, फिरोजाबाद को। इसके बाद एक शहर बसाया जौनपुर भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और जौनपुर को सिराज हिंद या पूर्व का सिराज कहा जाता है। देखिए सिराज ईरान का एक शहर है जो मुस्लिम धार्मिक शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था मध्यकालीन भारत में। ठीक है, मध्यकालीन भारत में पूरी दुनिया में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था सिराज, जो इराक में था। ठीक है, और
भारत में अगर देखा जाए शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था जौनपुर। मुस्लिम शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बनाया किसको? जौनपुर को। तो इसलिए जौनपुर को पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अब इसके कुछ जो है ना विवादित कार्यों को पढ़ लेते हैं जो इसने विवादित कार्य किए थे, जैसे कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक। देखिए, जजिया कर की शुरुआत किसने की थी? मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसने सिंध के क्षेत्र में जजिया कर को लगाया था। ठीक है, लेकिन उसने ब्राह्मण, विकलांग और विधवाओं को इससे छूट दी थी। ठीक है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर किसने लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। और इसको समाप्त कौन करेंगे? अकबर करेंगे। इसके बाद नहरों का जाल बिछाने वाला भी प्रथम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इसके बाद सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम शासक, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम शासक भी आपका कौन था? फिरोज शाह तुगलक ही था। ठीक है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला भी प्रथम शासक फिरोज। ओके, फिरोज शाह तुगलक। देखिए, ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला प्रथम शासक भी फिरोज शाह तुगलक ही था। ठीक है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला, एक मिनट, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक फिरोज शाह तुगलक। नहरों का जाल बिछाने वाला भी प्रथम शासक फिरोज शाह तुगलक। सती प्रथा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम शासक भी फिरोज शाह तुगलक ही था। ठीक है, इसके बाद कुछ इसने विशेष कार्य किए, जैसे कि विधवा आश्रमों की स्थापना की, विकलांगों के लिए आवास बनवाए। ठीक है, ये काम भी फिरोज शाह तुगलक ने ही किया। इसके बाद दीवान ए बंदगान एक दासों का विभाग हुआ करता था जिसमें दास रखे जाते थे। ठीक है, तो दासों का विभाग था दीवान ए बंदगान, इसकी स्थापना की। इसके बाद दीवान ए खैरात, ये आर्थिक मदद करने के लिए, गरीब लोगों की मदद करने के लिए एक विभाग की स्थापना की जिसका नाम था दीवान ए खैरात। ठीक है, तो इन सब की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि भारत में दासों की संख्या सबसे अधिक किसके शासनकाल में थी? तो दासों की सबसे अधिक संख्या थी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, इसके बाद एक किसी ने विभाग बनाया जिसका नाम था दार उल शिफा एक चिकित्सा विभाग था। ठीक है, जो जहाँ पर मरीजों का इलाज किया जाता था। तो इसकी स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने ही की। एक मस्जिद का निर्माण करवाया जिसका नाम था खिड़की मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दिल्ली में खिड़की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं सैनिकों के संबंध में, सैन्य संबंध में। तो सैनिकों को नगद वेतन के स्थान पर इसने जहागीर देना प्रदान की। जबकि हमने पीछे पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत की थी, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने सैनिकों को नगद वेतन देना बंद कर दिया और उनके स्थान पर उनको जागीर देना शुरू कर दिया, इनकी ज़मीनें देनी शुरू कर दी। ठीक है, इसके बाद इसने सैनिकों के पद को वंशानुगत बना दिया, या स्थायी बना दिया। अर्थात राजा का जो है ना सैनिक का लड़का ही सैनिक हुआ करता था। ठीक है, तो इसने क्या किया कि सैनिकों को नगद वेतन देना बंद किया और उनको जहागीर देना शुरू कर दिया, यानी कि वेतन के स्थान पर जागीर या जमीन देने की शुरुआत की और सैनिकों का जो पद था उसको वंशानुगत या स्थायी बना दिया गया। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको पढ़ा था कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार की जो शुरुआत की थी, कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया था सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और फिर उसी के दामाद इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। ठीक है, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। ठीक है, दूसरा कार्य था यहाँ पर टोपरा स्तंभ जो अशोक के स्तंभ थे। एक था टोपरा जो अंबाला से मिला था, दूसरा था मेरठ स्तंभ। इन दोनों को दिल्ली लाने का कार्य भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही कराया गया था। ठीक है, तो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। इसके बाद टोपरा जो अंबाला का टोपरा स्तंभ था अशोक के द्वारा लिखवाया गया था, इसको अंबाला से दिल्ली लाया और दूसरा स्तंभ था मेरठ स्तंभ। इन दोनों स्तंभों को दिल्ली कौन लाया? तो फिरोज शाह तुगलक लाया था। इसके बाद इसके कुछ कार्य थे, जैसे कि एक मंदिर पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश उड़ीसा में एक स्थान पड़ता है पुरी। उड़ीसा में एक स्थान है पुरी और पुरी में एक मंदिर है जिसका नाम है जगन्नाथ मंदिर। इस मंदिर को लूटा और ध्वस्त करवाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने।
एक मंदिर है आपका ज्वालामुखी मंदिर, ये पड़ता है कहाँ पर, कांगड़ा में, और कांगड़ा है आपका हिमाचल प्रदेश में। दो मंदिरों को फिरोज शाह तुगलक ने नष्ट करवाया। एक था जगन्नाथ मंदिर जो पुरी के उड़ीसा शहर में है, दूसरा है कांगड़ा में ज्वालामुखी मंदिर जो हिमाचल प्रदेश में है। इन दोनों को लूटा और नष्ट करवाया, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब फिरोज शाह तुगलक की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद उसके जितने भी उत्तराधिकारी थे वे सभी कमज़ोर हुए। ठीक है, यानी कि कमज़ोर शासक हुए। ठीक है, तुगलक वंश का सबसे शक्तिशाली या प्रभावशाली शासक फिरोज शाह तुगलक ही था। ठीक है, इसके बाद सबसे विद्वान शासक मोहम्मद बिन तुगलक था, या पढ़ा लिखा शासक था। और इस वंश की जो स्थापना की थी, इस वंश का जो संस्थापक था गयाजुद्दीन तुगलक था। इसके बाद इस वंश का जो सबसे अंतिम शासक बना वो था नासिरुद्दीन महमूद 1394 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक। ठीक है, तुगलक वंश का सबसे अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था 1394 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक। और इसी के वक्त 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। तैमूर लंग मंगोल का आक्रमण था, मंगोल का शासक था, और इसी ने भारत पर आक्रमण किया 1398 ईस्वी में। ठीक है, और इसने अपने जीते हुए क्षेत्रों को, जिन क्षेत्रों पर जिसने जीत हासिल की, उन क्षेत्रों पर अपने पुत्र शाहरुख को शासक बनाया। यानी कि शाहरुख खान को ये सारे क्षेत्र सौंप कर ये भारत से वापस चला गया। लेकिन शाहरुख ज़्यादा दिन भारत में नहीं रुका और इसने अपने एक सेनापति जिसका नाम था खिर्ज खां को उन क्षेत्रों को सौंपकर ये भी भारत से वापस चला गया। ठीक है, इसके बाद 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन की हत्या करके खिर्ज खान भारत का शासक बना और इसने भारत में सैयद वंश की स्थापना की। ठीक है, तो नासिरुद्दीन महमूद की हत्या करके 1412 ईस्वी में खिर्ज खान भारत का शासक बना और उसने सैयद वंश की स्थापना की। सैयद वंश ये पहला वंश था भारत में, सैयद वंश। इससे पहले जितने भी शासक थे वे सुन्नी हुआ करते थे। सैयद वंश की जो स्थापना की थी सबसे पहले खिर्ज खान ने की। ठीक है, तो आज हमने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी यानी कि खिलजी वंश के दो शासक थे। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो 1316 से 1320 ईस्वी तक शासक रहा, इसने, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा। इसके बाद नासिरुद्दीन खुसरो शाह के बारे में पढ़ा जो पिछले चैप्टर के आपके रह गए थे। अब कुतुबुद्दीन मुबारक शाह क्या था कि इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। बर्नी ने इसके बारे में लिखा है कि इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी और इसका मुबारक हसन से बहुत अधिक लगाव था। मुबारक हसन इसका सेनापति हुआ करता था और इसे इसने खुसरो खां की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, लेकिन 1320 ईस्वी में खुसरो खां ने ही जहारिया नामक व्यक्ति के साथ मिलकर इसकी हत्या कर दी। ठीक है, और नासिरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से शासक बना। ठीक है, अब इसका क्या हुआ, इसके शत्रुओं ने इस्लाम का शत्रु या इस्लाम खतरे में है का नारा दिया और दीपालपुर के राज्यपाल गाजी मलिक तुगलक ने 1320 ईस्वी में ही एक युद्ध में इसको मार दिया। ठीक है, और इसको मारने के बाद उसने तुगलक वंश की स्थापना की और गयाजुद्दीन तुगलक के नाम से 1320 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना। ठीक है, और इसने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि धारण इसलिए की क्योंकि, ठीक है, जो काफिरों का नाश करता है, काफिरों के नाश करने वाले को ही गाजी कहा जाता है। ठीक है, ये प्रथम सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने गाजी की उपाधि धारण की। यही पहला शासक था जिसने नहरों का निर्माण करवाया। ठीक है, बंगाल अभियान के दौरान जब ये गया तो इसके बाद जब ये वहाँ से वापस आ रहा था 1325 ईस्वी में इनके पुत्र जूना खां के द्वारा बनवाए गए लकड़ी के महल में दबकर इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक शासक बने। वास्तविक नाम जूना खां था, उपाधि उलूग खां के लिए इनकी, और ये सबसे विद्वान और पढ़े लिखे तथा मूर्ख शासक भी कहे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जितने भी कार्य किए वे सभी असफल रहे। इन्होंने क्या किया, दिल्ली से राजधानी देवगिरी बनाई और देवगिरी का नाम कुतुबुल इस्लाम रखा जिसका वर्तमान नाम दौलताबाद है। ठीक है, पहली बार सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास भी इसी ने किया और 1351 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था फिरोज शाह तुगलक जो 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक रहा। ठीक है, इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर और औरंगजेब भी कहा जाता है। किसने कहा, एल्फिंस्टीन ने कहा। इसने फिरोजा यानी कि हिसार शहर, फिरोजपुर, फतेहाबाद, फिरोज शाह कोटला, ठीक है, फिरोजाबाद, जौनपुर यानी कि 6 शहरों की स्थापना की। जौनपुर को ही पूर्व का सिराज कहा जाता है। इसी ने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, नहरों का जाल बिछाया। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला भी प्रथम शासक फिरोज शाह तुगलक ही था। ठीक है, इसने विधवाओं के लिए आश्रमों की स्थापना की, विकलांगों के लिए आवास बनवाए, दीवान बंदगान यानी कि दास विभाग की स्थापना की, दीवान खैरात आर्थिक विभाग की स्थापना की। ठीक है, दार उल शिफा यानी कि चिकित्सा विभाग की स्थापना की और दिल्ली में एक खिड़की मस्जिद का निर्माण करवाया।
इसके बाद इसने क्या किया, अपने सैनिकों को नगद वेतन देना बंद कर दिया। उनके स्थान पर इसने अपने सैनिकों को जहागीर देने की शुरुआत की और सैनिक के पद को वंशानुगत बना दिया। ठीक है, इसके बाद इसी ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। ठीक है, और इसके बाद इसने टोपरा जो अंबाला में था और एक मेरठ स्तंभ जो अशोक के द्वारा लिखवाए गए थे, उन दोनों को दिल्ली में स्थापित करवाया, दिल्ली में लेकर आया। इसके बाद इसने पुरी के जगन्नाथ मंदिर जो उड़ीसा में है, इसको नष्ट करवाया। आपका हिमाचल प्रदेश में एक शहर पड़ता है कांगड़ा, कांगड़ा में एक मंदिर था ज्वालामुखी मंदिर, इसको नष्ट करवाया और वहाँ से काफ़ी संपत्तियाँ सोना लूटा। इसके बाद 1388 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई और इसके जितने भी उत्तराधिकारी थे वे सभी कमज़ोर हुए। इसके बाद जो अंतिम वंश का, इस वंश का जो अंतिम शासक था तुगलक वंश का, वो था नासिरुद्दीन महमूद, जो 1394 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक शासक रहा। ठीक है, तो 1398 ईस्वी में इसी के समय एक मंगोलिया का आक्रमणकारी था जिसका नाम था तैमूर लंग, एक टांग से लंगड़ा यानी कि एक पैर का था वो, और उसी ने आक्रमण किया भारत पर और उसने भारत के कुछ क्षेत्र को जीत लिया। जीतने के बाद उस क्षेत्र पर, जिस क्षेत्र को उसने जीता, उस पर अपने पुत्र को शासक बनाया, यानी कि जिसका नाम था शाहरुख। और शाहरुख भी भारत में कुछ दिन तक रहा, लेकिन शाहरुख भी अपने सेनापति खिर्ज खां को उन क्षेत्रों को सौंपकर, यहाँ से उसको देकर भारत से वापस चला गया। ठीक है, अब फिर हुआ क्या कि 1312 ईस्वी में खिर्ज खां ने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली पर आक्रमण करने के बाद नासिरुद्दीन महमूद की हत्या की तथा सैयद वंश की स्थापना कर दी। ये कहा जाता है कि नासिरुद्दीन का साम्राज्य दिल्ली से पालम तक, यानी कि इतना छोटा रह गया था, सिर्फ दिल्ली के क्षेत्र पर ही नासिरुद्दीन महमूद का शासन रह गया था। ठीक है, और खिर्ज खां ने इसकी हत्या करके सैयद वंश की स्थापना की। तो इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो सैयद वंश पढ़ेंगे। अगला जो वंश होगा सैयद वंश होगा। ठीक है।